आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो जो करंट डेंसिटी जे है एंड चार्ज डेंसिटी रो, द करंट डेंसिटी जे, ठीक है, जो करंट डेंसिटी जे है एंड चार्ज डेंसिटी रो, और जो चार्ज डेंसिटी रो है आर नॉट इंडिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ नहीं है, आर नॉट इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। यानी कि चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी का एक दूसरे से तल्लक है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये हर पॉइंट पर रिलेटेड है, बट आर रिलेटेड एट ईच पॉइंट, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर ये रिलेटेड हैं थ्रू ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के ज़रिए, थ्रू ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके थ्रू ये आपस में रिलेटेड हैं, कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नाम देते हैं, एंड इज गिवन एस, और इसको हम राइट डाउन करते हैं करली रो ओवर करली टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू टी और डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, अगर ये दोनों ज़ीरो के बराबर हों तो फिर ये तो इसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नाम देते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप हैज़ इट्स ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है इन द फैक्ट, वो इस फैक्ट के ऊपर है दैट द चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है कि जो चार्ज है इस इक्वेशन की बेस इस पर है कि जो चार्ज है ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप जो है उस चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये इसके ऊपर ये बेस कर रहा है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ये बेसिकली इक्वेशन जो है ये प्रेजेंट कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कि चार्ज कंजर्व होता है। अब हम इसकी डेरिवेशन जो है वो करके देखते हैं।
तो डेरिवेशन इसकी देखते हैं हम। कंसिडर करें एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस, कंसिडर एन आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस। एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस जो है उसको कंसिडर करें एस, जो कि एस है। द करंट डेंसिटी, द करंट एंटरिंग द वॉल्यूम वी। अब जो करंट एंटर हो रहा है वॉल्यूम वी के अंदर, द करंट एंटरिंग द वॉल्यूम वी। अब जो करंट एंटर हो रहा है वॉल्यूम वी के अंदर इनक्लोज बाय सरफेस एस, जिसको आपने सरफेस एस से इनक्लोज किया हुआ है, इज आई माइनस सरफेस इंटीग्रल जे डॉट एन डी ए। इसको आप कह दें नंबर 1। अब नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि एन जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल है, वेयर नेगेटिव साइन shows that n is the outward normal। कि n जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल है। अब जो करंट है इसको हम पॉजिटिव लेंगे। The current should be taken positive। करंट जो है इसको हम पॉजिटिव लेंगे when net flow of charges is from outside of V to within। ठीक है, जब नेट फ्लो जो है चार्जेस का when the excuse me net flow of charges, जब नेट फ्लो जो है वो चार्जेस का is from outside V टू विद इन, यानी कि करंट जो है वो V के बाहर से अंदर की तरफ जो है वो एंटर हो रही है, यानी कि बाहर की बजाय वो अंदर की तरफ करंट जो है वो एंटर हो रहा है। तो तब हम करंट जो है उसको पॉजिटिव लेंगे। अब आप इसके ऊपर अगर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं, नाउ अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन इक्वेशन 1। अगर ये जो इक्वेशन 1 है इसके ऊपर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू माइनस वी वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे डी वी। एक्सक्यूज मी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम जो है वो दे देंगे। सिर्फ क्या किया ये हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उसको अप्लाई कर दिया। अब वो रेट के जिसके ऊपर चार्जेस जो हैं वो V की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं,
also the rate at which, अब वो रेट the charges are transported into V, जो वॉल्यूम V के अंदर चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इज़, यानी कि जो करंट है I dQ/dt के बराबर है। और इसके अंदर अगर Q की वैल्यू रख दें तो dt/dt Q जो है वो आपके पास इंटीग्रल रो dV के बराबर है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल रो dV, इसको इक्वेशन नंबर 3 हम कह लेंगे। अब रो जो है ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, एज रो इज़ dQ/dV, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसके बराबर। तो अब हम इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं। अब चूंकि वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, since the volume is fixed, अब चूंकि वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, सो द टाइम डेरिवेटिव, तो जो टाइम डेरिवेटिव है ऑपरेट्स only on the function रो। ठीक है, तो वो रो के ऊपर ही है, जैसे d/dt इस रो के ऊपर जो है वो ऑपरेट करेगा। अब रो जो है, हैंस रो इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब रो जो है वो फंक्शन है पोजीशन का, एज वेल एज टाइम, यानी कि पोजीशन और टाइम दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो फिर जो टाइम डेरिवेटिव है, सो द टाइम डेरिवेटिव becomes the partial डेरिवेटिव। तो फिर जो टाइम डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट से। when it is moved inside the integral, जब आप इसको इंटीग्रल के अंदर मूव करेंगे, यानी कि जब आप इसको इंटीग्रल के अंदर ले जाएंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये वो बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इसको आगे इसके अंदर मूव करते हैं। तो जब हम इसको इसके अंदर मूव करेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। तो जो इक्वेशन 3 है,
इक्वेशन 3 बिकम्स, अब इक्वेशन 3 जो है ये हमारे पास आ जाएगी आई इंटीग्रल वी करली रो ओवर करली टी डी वी, और इसको क्या दें, ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो जी आई वी करली रो ओवर करली टी डी वी, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप कंपेयर करें इक्वेशन 2 और 4 को, नाउ कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। अब अगर हम इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा वी करली रो और करली टी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डेल डॉट जे डी वी, और इसको हम लिख सकते हैं वी करली रो ओवर करली टी प्लस डेल डॉट जे डी वी इज इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो आर्बिट्रेरी है, सिंस द वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी, यानी कि वॉल्यूम कोई भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी है। तो अब वो तरीक़ाकार के जिसके लिए ये इक्वेशन आर्बिट्रेरी वॉल्यूम के लिए होल्ड करे, ये जो हमने ये वाली इक्वेशन निकाली है, एंड द ओनली वे, और जो हमारे पास ओनली वे है, दैट द अबव इक्वेशन, दैट द अबव इक्वेशन होल्ड्स फॉर आर्बिट्रेरी वॉल्यूम, कि अबव इक्वेशन जो है वो आर्बिट्रेरी वॉल्यूम के लिए होल्ड करे। वॉल्यूम सेगमेंट ऑफ द मीडियम, तो इसके लिए जो अब इंटीग्रेटेड है उसको वैनिश होना पड़ेगा। इज़ फॉर द इंटीग्रेटेड टू वैनिश एट ईच पॉइंट। ठीक है, यानी कि इस इंटीग्रेशन को फिर यहाँ से हर पॉइंट के ऊपर ख़त्म जो है वो होना पड़ेगा, अगर आप किसी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम के लिए इस इक्वेशन को राइट डाउन जो है वो करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि यू कैन राइट वी डी वी is not equal to 0, but curly row over curly t plus del dot j is equal to 0। तो ये हमारे पास जो है which is required equation of continuity।
तो यही जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और ये बेसिकली इक्वेशन यही रिप्रेजेंट कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो चार्ज जो है जब किसी मीडियम में से पास कर रहा है या किसी जगह से चार्ज पास कर रहा है तो चार्ज कंजर्व होता है, जितना अंदर जाता है उतना ही उससे बाहर निकलता है। ठीक है जी, अब आ जाए आप दो छोटी छोटी एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स करते हैं हम इससे रिलेटेड। तो प्रॉब्लम 1 जो है वो ये है कि करंट आई, एक करंट आई जो है इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन of cross section with radius r। करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है एक क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के जिसका रेडियस r है। फाइंड द करंट डेंसिटी। तो इसके लिए करंट डेंसिटी जो है वो फाइंड करें। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। As we know that, अब हमें पता है कि I जो है ये इंटीग्रल सरफेस J डॉट एन डी ए के बराबर होता है। तो ये क्रॉस सेक्शन है वायर का, ये इसका रेडियस R है, ठीक है, और ये आउटवर्ड नॉर्मल n, और ये इस तरफ j है करंट डेंसिटी। अब जो एरिया है इसके क्रॉस सेक्शन का वायर का वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो आई जो है जे एन डी ए काज ऑफ थीटा। तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगा तो काज 0 डिग्री 1 के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा आई जे यूनिट वेक्टर तो 1 के बराबर होगा तो डी ए काज डी ए और काज 0 डिग्री 1 के, एन यूनिट वेक्टर 1 के। तो ये आ जाएगा आई। अब जे यूँ के यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगी, तो डी ए। तो ये डी ए जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, ठीक है जी, ये पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से जे आई ओवर पाई आर स्क्वायर के बराबर निकल आएगी। ये हमने जो करंट डेंसिटी है इसको कैलकुलेट करना था। ये प्रॉब्लम बनेगा। एक क्या था, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर थी, उसके ऊपर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी करंट, और हमने उस क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के लिए करंट डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू निकाली। तो सिंपली हमने करंट डेंसिटी का फार्मूला जो है वो अप्लाई करके तो उसकी मदद से इसको कैलकुलेट कर लिए। ठीक है जी, अब आए आप प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर।
प्रॉब्लम 2 है कि इफ करंट डेंसिटी इन वायर, इफ करंट डेंसिटी इन ए वायर, अगर करंट डेंसिटी जो है वो किसी वायर में ऑफ क्रॉस सेक्शन विद रेडियस आर, यानी कि उसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस जो है वो आर हो, इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस is proportional to the distance, जो कि डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल हो फ्रॉम द एक्सेस, एक्सेस से। तो फाइंड द टोटल करंट इन द वायर, फाइंड द टोटल करंट इन द वायर। तो वायर के अंदर जो है वो टोटल करंट जो है उसको फाइंड करें। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रॉब्लम 2 है। अगर करंट डेंसिटी किसी वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका रेडियस आ रहा है प्रोपोर्शनल हो डिस्टेंस के, उसके एक्सिस से, तो फिर आप ये बताएं कि टोटल करंट कितनी वायर के अंदर है। तो इसके अंदर एज फंक्शन ऑफ आर, सॉल्यूशन एज जे इज द फंक्शन ऑफ आर। अब जे चूंकि फंक्शन ऑफ आर है तो हम यहाँ पर ये फिगर बनाते हैं। ये देखिए ये ओरिजिन है इसका, और ये कोई क्रॉस सेक्शन है जिसको हम कह देते हैं डी आर। ये क्रॉस सेक्शन डी आर है और ये कोई थीटा है, तो फिर इधर से ये आर डी थीटा बन जाएगा। अब जे चूँकि फंक्शन ऑफ आर का है, सो जे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जे जो है इसको हम कह लेंगे कि ये के आर के बराबर है, एंड डी ए आर डी थीटा, और जो एरिया टी थीटा डी आर के बराबर होगा। तो अब हमें पता है कि आई जो है सरफेस इंटीग्रल जे डॉट एन डी ए के बराबर है। तो आई जे एन डी ए काज ऑफ थीटा, तो थीटा 0 डिग्री और काज 0 डिग्री 1 के बराबर, तो दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ से फिर ये जे डी ए के बराबर आ गया। आप इसके अंदर जे की वैल्यू रखें तो के आर इंटू डी ए की आर डी थीटा, तो ये आ जाएगा के आर स्केयर डी थीटा। अब इसके ऊपर इंटीग्रल 0 से आर तक और थीटा के ऊपर 0 से 2 पाई तक। तो ये हमारे पास, आप जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से ये 2 पाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई के 0 से आर स्केयर डी आर, तो ये आ जाएगा 2 पाई के ओवर 3 आर क्यूब 0 से आर, आई हो जाएगा 2 पाई के ओवर 3 आर क्यूब माइनस 0। आई आ जाएगा आपके पास
2πk r क्यूब डिवाइड बाई 3, 2/3 πk r क्यूब। तो यही आपकी रिक्वायर्ड करंट है। ठीक है, जो आपने फाइंड करनी थी। ठीक है जी, अब मैं इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ। फिर आगे जो हमने एफिल्स लॉ जो है उसको स्टडी करना है, तो वो फिर कल हम उसे स्टडी करना जो है वो शुरू करेंगे। तो मैं अब आपको जो है वो टेस्ट बताता हूँ।